इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है 2.1 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास के जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलते हैं, तो इसका उल्लेख भक्ति काल से ही मिलना शुरू हो जाता है। भक्ति काल जब भक्ति ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे तब से ही लिखित ग्रंथ मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता। तो पहला जो ग्रंथ था गोकुलनाथ जी ने लिखा था, जिसका नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। और दूसरा था नाभादास कृत भक्तमाल। एक था भक्तमाल जो नाभादास ने लिखा था। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है एनटीए के अंदर कि भक्तमाल के लेखक कौन है या नाभादास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो नाभादास ने भक्तमाल लिखा था जो भक्ति काल से ही मिलने लगता है, किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। मतलब खाली अगर किसी किताब के अंदर कवियों का विवरण दी जाए, मतलब ये कवि इस टाइम पे थे, विवरण मतलब उनकी डिटेल्स दे दी जाए कि इस समय में ये वाले कवि थे, इस समय में ये वाले कवि थे, तो हम उसको इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास के लिए और भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर साहित्य का इतिहास देखना है तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में गारसा द तासी कृत इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। मतलब एक ग्रंथ था जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि किसने लिखा था? गारसा द तासी ने 19वीं में लिखा था। तभी से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को माना जाता है। मतलब हिंदी इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो 19वीं से शुरू हुई थी, और सबसे पहले इसमें जो आया था वो था इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसको लिखा था गारसा द तासी के अंदर। ये भी एनटीए का क्वेश्चन बन सकता है कि गारसा द तासी का ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां प्रमुख हैं। इसकी 4 पद्धतियां हैं, 4 पैटर्न है। हिंदी इतिहास लेखन को देखें तो 4 पैटर्न के ऊपर है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब वर्ण के अल्फाबेटिकली, कि जिसका अल्फाबेट पहले ए से शुरू होता है वो पहला ग्रंथ, जो बी से शुरू होता है वो दूसरा। तो इसमें उसके समय का कुछ रोल नहीं होता कि कौन से समय में वो लिखा गया है, वो उसके वर्ण के अनुसार हमें मिल जाएंगे। तो उसको बोलते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। वर्ण के अनुसार या तो लेखकों का वर्गीकरण दे रखा होगा या फिर उनके ग्रंथों का वर्गीकरण दे रखा होगा, उसको बोलते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। मतलब जो भी रचनाकार है, कालिदास है, सूरदास है, नाभादास है, जो गारसा द तासी हैं, तो ये इनके अल्फाबेटिक पैटर्न के ऊपर मिलेगा। ठीक है। जिसका नाम पहले अल्फाबेट से शुरू होता है तो वो उसका नाम पहले मिलेगा। ठीक है। उसके काल से कोई लेना देना नहीं है, उसके समय से कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो वो होती है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। जैसे तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, इनके समय अलग अलग थे, लेकिन जब इनका क्रम होगा तो सबसे पहले केदारनाथ, का से शुरू हो रहा है ना, हिंदी का सबसे पहला वर्ड क्या आता है? का। तो केदारनाथ, तो केदारनाथ चाहे इन सबके बाद में आया हो, लेकिन उसका नाम सबसे पहले मिलेगा इसके अंदर। केदारनाथ के बाद चिंतामणि, चिंतामणि के बाद तुलसीदास, त से पहले आता। तो उस तरह से ये हिंदी अल्फाबेट के अनुसार है, ना कि इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, हिंदी अल्फाबेट के अनुसार। केदारनाथ का से शुरू होता है, पहला वर्ण होता है, इसलिए केदारनाथ का नाम पहले आएगा, फिर चिंतामणि, फिर तुलसीदास। और तुलसीदास हो सकता है सबसे पहले लेखक हो इनके। ठीक है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये सही नहीं भी है, क्योंकि जो लेखक पहले आया उसका वर्णन जो है ना पहले होना चाहिए। इतिहास अगर हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास को हम सीक्वेंस में तो पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आया, सबसे पहले किस लेखक ने रचना की, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है ये असंगत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है। क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। शब्दकोश है डिक्शनरी, डिक्शनरी में भी अल्फाबेट के अनुसार सारी चीजें मिलती है ना, तो वैसे इसको हम एक शब्दकोश कह सकते हैं, ना कि इसको इतिहास। ठीक है। गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। अब इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है? वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का जो इस्तेमाल है, जो इसका प्रयोग है, वो किया है गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से लेखक ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। तो अगर ऑप्शन गारसा द तासी या शिव सिंह सेंगर में से कोई एक है तो वो इसका ठीक आंसर होगा। ठीक है। फिर दूसरा है काल अनुक्रमी पद्धति। काल के अनुसार, समय के अनुसार, कि कौन सा किस समय पहले, कौन सा ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया, उसके अनुसार उसके लेखक का विवरण दे रखा हो।
इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, मतलब कौन से सन में वो पैदा हुए थे। जो सबसे बड़ा लेखक होगा उसको सबसे पहले रखा जाएगा, ठीक है, जो सबसे पहले आया होगा, ठीक है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, इसको भी कंप्लीट नहीं माना जाता, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णाक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं। इसको भी कवि के अनुसार संग्रह किया, कवि के अनुसार उनकी रचनाओं को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो ये भी इतिहास के लिए पूरा नहीं माना जाता। जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। अब इसका प्रयोग किसने किया है? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। यद्यपि गियर्सन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं, लेकिन अगर गियर्सन को पढ़ें तो उसमें विधेयवादी पद्धति भी मिलने लगती, जो चौथा है हमारा, ठीक है। और वैसे इसने कालानुक्रमी पद्धति को अनुसरण किया है, और इसके साथ साथ मिश्र बंधुओं ने भी इसका अनुसरण किया, इसका प्रयोग किया है, ओके। फिर वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक पैटर्न। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब सारे रचनाओं के बारे में रिसर्च की जाती है, ठीक है, फिर उनको सीक्वेंस में लगाया जाता है। ये होता है साइंटिफिक पैटर्न, ठीक है। रिसर्च करके कि कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में आना चाहिए, सीक्वेंस में, क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में इसको लगाया जाता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, लेकिन इतिहास लेखन में खाली फैक्ट नहीं चाहिए, खाली फैक्ट को ही हमें नहीं रखना, बल्कि उसमें क्या व्याख्या की गई, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसका विश्लेषण भी जरूरी आता है। इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है, इमेच्योर। ये पद्धति भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर है विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तो सबसे पहले इसको किसने सुव्यवस्थित किया? टेन ने, ठीक है। वो कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के थे। उन्होंने इसको सुव्यवस्थित सिद्धांत मतलब एक सही प्रिंसिपल के रूप में इसको स्थापित किया। टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। 3 चीज आ गई। जाति मतलब रेस, वातावरण मतलब मिलियू, और क्षण विशेष मतलब मोमेंट। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। अब मान लो कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, किसी भी रचना को पढ़ रहे हो, तो उस समय किस प्रकार का समय रहा होगा, वो उस समय एनवायरनमेंट कैसा था, वातावरण कैसा था और कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन चला करते थे, कौन कौन सी परंपराएं थी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी। जब इन सब चीजों के बारे में पढ़ करके, इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करके जब इसको लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? विधेयवादी पद्धति। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया है। तो इसको कंप्लीट पैटर्न माना गया है कि विधेयवादी पैटर्न जो है वही कंप्लीट है, वो इतिहास ठीक से बताता है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इस पद्धति के द्वारा, इस पैटर्न के द्वारा हमारा जो इतिहास किस तरह से डेवलप हुआ है, उसका जो डेवलपिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको स्पष्ट किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। इसीलिए जो ये पद्धति है ये परिपक्व है, परिपूर्ण है, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि। तो इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। ये सब प्रख्यात साहित्यकार ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। इन सभी साहित्यकारों ने, मतलब रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया, ठीक है। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य क्या होता है कि उस देश की जो जनता थी उनका किस प्रकार का नेचर था, वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते थे, किस प्रकार की रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, किस प्रकार का उनका कल्चर था, संस्कृति कैसी थी, तो उसका प्रतिबिंब होता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है आने वाले समय के अंदर। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। इन सब चीजों को पढ़ते हुए, इन सब चीजों के बारे में जानते हुए आने वाले समय से उसका तालमेल बिठाना, सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाना ही साहित्य है। तभी हम साहित्य को, उसको साहित्य के रूप में देखते हैं। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना है।
कवि का काम क्या करता है? दुनिया में ईश्वर के काम, ईश्वर ने जो भी काम किया, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो न्यायोचित है, वह सही किया। ईश्वर ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर ईश्वर ने किसी को अपाहिज बनाया तो भी सही किया, ईश्वर ने किसी को बहुत ज्यादा कैपेबल बनाया तो भी सही किया। तो कवि का काम क्या है? जो साहित्य चला आ रहा है उस साहित्य को न्यायोचित दिखाना कि वो साहित्य शुरू से लेके अंत तक सही है, उसके बारे में रिसर्च करना कि उस साहित्य को फॉलो किया जा सके, उसको डेवलप करना ही एक कवि का काम होता है, एक रचनाकार का काम होता है। ठीक है, तो ये थे 4 पद्धतियां। कौन कौन सी थी? वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी थी कालानुक्रमी पद्धति, तीसरी थी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी थी विधेयवादी पद्धति, जिसमें हम विधेयवादी पद्धति को ही कंप्लीट पैटर्न मानते हैं, इसी को परिपक्व मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास का दर्शन, जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है। अगर हम साहित्य की परंपरा का अध्ययन करना है तो क्या करेंगे? साहित्य इतिहास लेखन देखेंगे कि कहाँ से वो लेखन शुरू हुआ था, सबसे शुरुआत की सबसे पहले ग्रंथ निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसको सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, तभी हमें साहित्य का ज्ञान हो सकता है, तभी साहित्य परंपरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, साहित्य परंपरा का अध्ययन कर सकते हैं। उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। तो साहित्य इतिहास दर्शन का मतलब ही यही है कि हम साहित्य को पढ़ें, समझें और उसको आगे डेवलप करें, उसी को साहित्य दर्शन कह सकते हैं। ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण और विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। साहित्य इतिहास दर्शन का मतलब क्या है कि इतिहास लेखन में कौन कौन से दृष्टिकोण, किस नजरिए से वो इतिहास लिखा गया था, किस सोच को रख के उस इतिहास लिखा गया था, किन विचारों को देखकर वो इतिहास लिखा गया था, उनका अध्ययन करने वाले विषय, उनके अध्ययन करने वाले विषय ही साहित्य इतिहास दर्शन होते हैं। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख्य ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? साहित्य इतिहास का दर्शन। ये ग्रंथ है साहित्य इतिहास का दर्शन, लिखा किसने है? नलिन विलोचन शर्मा ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। अब यहाँ पर एक और ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, वो था साहित्य इतिहास का दर्शन जो लिखा था नलिन विलोचन शर्मा ने। दूसरा है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, ये लिखा है मैनेजर पांडे ने। ठीक है, अब इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के इसमें उन्होंने काल विभाजन दिखाया है। ठीक है, शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार, उन्होंने पूरे साहित्य इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड कर, काल के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। तो पहला था आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसका जो समय था वो था संवत 1050 से 1375, 1050 से 1375। फिर उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसको भक्ति काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। इसका समय जो है संवत 1375 से 1700, 1375 से 1700। उसके बाद उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल भी कहा जाता है। इसका जो समय है संवत 1700 से 1900, 1700 से 1900। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं। यहां से गद्य रचनाएं शुरू हो गई थी आधुनिक काल से। तो इसका जो समय था वो था 1900 से जो आगे चलता जा रहा है, 1900 से जो आगे चलता जा रहा है वो सब आधुनिक काल है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन है, 4 पार्ट में डिवाइड है। आदिकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेके अब तक जो चला आ रहा है। तो ये शुक्ल जी के काल विभाजन है, उनके नामकरण है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कह सकते हैं।